जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। उन मुद्दों पर आप सीधे अपनी हिस्सेदारी भी दिखा सकते हैं, क्योंकि उन मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्न हम सोशल मीडिया एक्सपोस्ट पर पूछते हैं। उन सवालों का जवाब, उस पोल में हिस्सा लेकर उन सवालों का जवाब आप दीजिए और नतीजे, परिणाम आपको जनमत में हम दिखाएंगे। तो चलिए जनमत के आज के सफर को शुरू करेंगे और उन खबरों से सबसे पहले आपको बाखबर करा देते हैं जिनसे आपका सरोकार है। सबसे बड़ी खबर आज की, जिस पर दिन भर हर घर में चर्चा हुई है कि क्या हमारे देश का सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि देश के आने वाले भविष्य के ऊपर यह सिस्टम पूरी तरह से काल बनकर छा गया है। किस तरीके से कोचिंग माफियाओं की साठगांठ और सिस्टम के फेल्योर ने हमारे देश के 3 होनहार छात्रों की जान ले ली है, आज पूरी चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे चर्चा। सिस्टम की अनदेखी और सिस्टम के कारनामों के काले चिट्ठे भी खोलेंगे विस्तार से जनमत में। इसके अलावा बात हम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हम दिखाएंगे आपको खास तौर से उत्तर प्रदेश ले चलकर। वो उत्तर प्रदेश जहां पर आपने देखा कि राजनीतिक हलचल खूब बढ़ी हुई है। राजनीतिक हलचल इस कदर बढ़ी हुई थी कि लोगों ने यह कहना तक शुरू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब योगी उपयोगी नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं, तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आलाकमान ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के लिए अगर कोई उपयोगी है तो वो योगी ही है। आलाकमान ने सीधे तौर पर विपक्ष के भी तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाना है। उत्तर प्रदेश की ये सियासी हलचल, विस्तार से करेंगे इसकी चर्चा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक और ऐसी धरोहर की, एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर की जिसने विश्व में परचम लहराते हुए विश्व धरोहरों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है। असम का ये चरोई मैदान, जो कि खास तौर से अब यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट है उसमें शामिल हो चुका है। और इसके शामिल होने के साथ साथ किस तरह से सरकार की लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है वो कितनी महत्वपूर्ण आधार अब इस चीज को देते हुए नजर आएगी। एक बदलाव आएगा, क्या बदलाव होगा, किस तरह से ये पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा, ये सब कुछ आज विस्तार से होगा। विस्तार की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इजराइल भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर हमास ने एक और ऐसा हमला किया है जिसके बाद से इजराइल ने अपने तीखे तेवर अपना लिए हैं। इजराइल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि किसी भी हमले का जवाब वो 24 घंटे के अंदर देगा। एक बड़ा हमला आतंकियों ने किया है, कीमत उन आतंकियों को चुकानी होगी। क्या है वो हमला, कैसे इस हमले का जवाब देने को तैयार है नेतन्याहू, विस्तार से करेंगे इसकी बात। और साथ ही साथ अपने देश में बैठे हुए जयचंद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब देखिए केरल में भी कुछ ऐसे जयचंद बैठे हुए हैं जो खाते तो यहाँ का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। एक खास कार्यक्रम में केरल मॉडल, देशद्रोह का ये केरल मॉडल सामने आया जिसपे परवेज मुशर्रफ का सम्मान करने की बात हो रही थी। देश के लोगों को भूल गए और दुश्मनों को याद रखा। ये देशद्रोह का केरल मॉडल क्या कहता है, इस पर भी करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले चलिए खबरों से बाखबर कराने के लिए जनमत में हम लिए चलते हैं आपको उस सिस्टम की तरफ जिसने हमारे देश के होनहार बच्चों की जान ले ली है। वो सिस्टम जो एक बार फिर सवालों के घेरे में है, वो सिस्टम जो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, वो सिस्टम जो शिक्षा माफियाओं के साथ गठजोड़ कर लेता है और इसका खामियाजा हमारे देश का सुनहरा भविष्य भुगतता है। जी हाँ, भ्रष्ट सिस्टम और शिक्षा माफियाओं के गठजोड़ ने देश के 3 भावी भविष्य की जान ले ली। हर साल देश के लाखों छात्र यूपीएससी का सपना देखते हैं और महंगी कोचिंग में लाखों की मोटी फीस देकर तैयारी करते हैं। लेकिन उसी कोचिंग में छात्रों की जान तब सस्ती हो जाती है जब सिस्टम और कोचिंग माफिया छात्रों के सपनों का सौदागर बन जाता है। बीती रात राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से ऐसी ही खबर सामने आई। ये ओल्ड राजेंद्र नगर, इसे कोचिंग का हब कहा जाता है। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर को सेंटर मानते हुए यहाँ पर आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कोचिंग संस्थान और नगर निकाय की लापरवाही यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों को उनकी लापरवाही
का खामियाजा भुगतना पड़ा है। शनिवार की देर शाम दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। बेसमेंट में अचानक इतना पानी भर गया कि बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार करके उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर मृत छात्रों की अगर बात की जाए तो जिसमें श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्विन, ये 3 होनहार छात्र थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन हर बार की तरह इस मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी कोचिंग संस्थानों की साठगांठ और खासतौर से ये जो भ्रष्ट सिस्टम है इसकी साठगांठ पर सियासत किस तरह से सरगर्म है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाएं। उससे पहले ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर छात्र आक्रोशित हैं, छात्र पूरी तरह से जवाब मांग रहे हैं। आप देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर राजेंद्र नगर में जिन छात्र और छात्राओं ने अपनी जान गंवाई है उनकी जान गंवाने के पीछे जिम्मेदार कौन है, छात्र इसका जवाब मांग रहे हैं। राजनीति कम हो बल्कि यहाँ पर जवाबदेही तय की जाए, इसकी मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। शाम को आप देखिए लगातार कैंडल मार्च निकाला गया, उन छात्रों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और इससे कहीं ज्यादा वो जो गुस्सा है, गम के आंसू हैं, लेकिन उसमें गुस्से का समावेश है, वो आक्रोश है जो ये पूछ रहा है कि अगर हम इस देश का भविष्य है तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा। आखिर इसकी जवाबदेही कौन, किसके प्रति कौन तय करेगा, इसका जवाब कौन देगा। जो छात्र सिस्टम की लबालब पानी में डूब गए, सिस्टम की लापरवाही के लबालब पानी में डूब गए, आखिर उस सिस्टम में जिसमें जंग लग चुका है उस जंग को आखिर कौन हटाएगा। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हादसा देश की राष्ट्रीय राजधानी में हुआ हो। आपको याद होगा साल 2023 जब इसी राष्ट्रीय राजधानी में मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर उसे भी कहा जाता है, पीजी हॉस्टल का हब है, वहां पर आग लगती है और तब ये कहा गया था कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी तय करेगी कि इन तमाम कोचिंग सेंटर्स का ऑडिट हो। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, ना ऑडिट हुआ, ना स्क्रूटनी हुई, बल्कि सामने आया तो एक और हादसा जिसमें होनहार भविष्य ने अपनी जान गंवा दी। और यही आक्रोश इन छात्रों के मन में है, यही आक्रोश आज सड़कों पर नजर आ रहा है। गम के आंसू के साथ यह आक्रोश जिसमें छिपा हुआ है एक सवाल कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन, जवाब दे। वी वॉन्ट जस्टिस ये केवल नारा नहीं है, ये अंतर आत्मा की आवाज है। न्याय मांग रहे हैं ये छात्र जो इस देश का भविष्य कहे जाते हैं, वो भविष्य जो सिस्टम का आधार बनते हैं। ये वही छात्र हैं जो सिस्टम में जाकर सिस्टम को बदलने का मादा रखते हैं, लेकिन उनके उस सिस्टम तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम की लापरवाही से अगर इनकी जान चली जाए तो फिर इस जंग लगे सिस्टम की लापरवाही की जवाबदेही तय करनी जरूरी हो जाती है। समावेशित रूप से इस पे केवल सिस्टम ही नहीं बल्कि सरकार और सिस्टम के बीच के सामंजस्य को भी अब बनाना जरूरी हो जाता है। बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, वो चाहे 2020 की तस्वीर हो, 2023 की तस्वीर हो या फिर 2024 की तस्वीर हो। देश की राष्ट्रीय राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पर हजारों कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पीजी और हॉस्टल है। देश के कोने कोने से यहाँ पर छात्र आते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। मोटी फीस ली जाती है, मोटी रकम ली जाती है फीस के रूप में, लेकिन सुविधाओं के नाम पर मिलता है तो शून्य, सुविधाओं के नाम पर मिलती है तो मौत। यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो परिस्थिति बनी वो ये बताती है कि कोचिंग सेंटर्स अब केवल शिक्षा का गढ़ नहीं रह गए, ये पूरी तरह से व्यवसायिक गढ़ बन चुके हैं, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है अपनी जान देकर। राजनीति तेज हो चुकी है, बहस तेज हो चुकी है, इस पर किस तरीके से हर एक हिस्सा पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी पर देखिए हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट।
सपना था आईएएस बनने का, देश की सेवा करने का, लेकिन सपनों के सौदागर और भ्रष्ट सिस्टम के बीच की सांठगांठ ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में सपनों को डुबो दिया। जरा सोचिए उन नौनिहाल के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, जो उन सपनों के साथ जी रहे होंगे कि बउआ हमरा डीएम हुई है। लेकिन शनिवार देर शाम को जो खबर मिली, मानो उन माँ बाप पर पहाड़ टूट गया। शनिवार की देर शाम दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, जहां कई छात्र मौजूद थे। बेसमेंट में अचानक पानी भरने लगा था। छात्रों ने बताया कि शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद होने पर जैसे ही बाहर निकले तो सामने से बहुत तेज प्रेशर से पानी आ रहा था और जब तक लाइब्रेरी खाली करते तब तक घुटनों तक पानी भर चुका था। पानी का बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पा रहे थे और 2-3 मिनट के अंदर पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृत छात्रों की पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मामले पर राजनीति तेज है। आम आदमी पार्टी कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी आपको इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है, ये कोई हादसा नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था। इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र गुस्से में हैं और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार तक घटना पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो किस तरह से सिस्टम ने छात्रों की जान ले ली, लापरवाही सामने आ चुकी है, सियासी बहस तेज हो चुकी है, लेकिन इस सियासी बहस के बीच में जो परिणाम निकलना चाहिए वो परिणाम आज तक नहीं निकला है। एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आती रहेंगी, सियासत तेज होती रहेगी और सिस्टम और सियासत के बीच में भेंट चढ़ते रहेंगे ऐसे ही लाखों छात्र। इसीलिए आज हमने आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। हमने आपसे पूछा था कि क्या वाकई सिस्टम ने इन छात्रों की जान ली है? तो आप में से 98% लोग, 98% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सिस्टम की वजह से ही इन छात्रों की, जंग लगे सिस्टम की वजह से इन छात्रों की जान गई। हालांकि 2% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं।
और चलिए अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक की, और पेरिस ओलंपिक के साथ ही उस खबर की जिससे हर एक देशवासी का सीना गर्व से फूल रहा है, क्योंकि आज भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में आज भारत को पहला पदक दिला दिया है। उन्होंने दूसरे दिन विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही मनु भाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक शूटिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस दौरान फाइनल में मनु भाकर ने कुल 221.7 अंक हासिल किए। पेरिस ओलंपिक में एक और जहां दिग्गज शूटर्स ने भारत को निराश किया था, वहीं मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। 580 अंकों के साथ वो तीसरे स्थान पर रहीं। मनु भाकर ने पहली सीरीज में 97, दूसरी सीरीज में 97, तीसरी में 98, चौथी में 96, पांचवी में 96 और छठी में 96 अंक हासिल किए। फाइनल में मनु भाकर का सामना वियतनाम, तुर्की, कोरिया, चीन और हंगरी के खिलाड़ियों से हुआ, जहां पहले और दूसरे स्थान पर कोरिया की खिलाड़ी रहीं। कोरिया की जिन ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए 243.2 अंक हासिल किए। वहीं दूसरे स्थान पर जिन के ही देश की किम येजी ने 241.3 अंक के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, ऐतिहासिक पदक पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने के लिए मनु भाकर को बधाई। ये कांस्य पदक और सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि मनु निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। वहीं दूसरी ओर मनु भाकर की इस उपलब्धि पर उनके घर में खुशी का माहौल है, जश्न मन रहा है। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक जीत पर उनके घर वालों का क्या कहना है, क्या नजारा है, आइए जरा देख लेते हैं। तो डॉक्टरी बन जाए, मेरे को भी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की। मेरे घर में एक डॉक्टर रहेगा। मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही, बस मेरा ये रहता कि मेरी बेटी जहाँ जाए ना वहाँ से खुश होके घर आए, बस मेरी बेटी का दिल ना टूटे। महसूस जैसा मैं हमेशा इससे ही करती आ रही वैसा ही महसूस कर रही हूँ। आप देख सकते हो, मैं मेरे से ज्यादा ना मेरे सोसाइटी वाले कोलीग ज्यादा खुश है। पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ में मनु को जहां पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है, और OGQ उनका मदद करती है। और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफ़ी बूस्टअप है, और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो बोलो क्या कहूँ, आशीर्वाद हो। बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। सोना की तो निकाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी, और क्या करूँ। तो हरियाणा की बेटी ने परचम लहरा दिया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है और ये कहा जा रहा है कि आगाज अगर इतना अच्छा है तो सोचिए अंजाम क्या होगा। ओलंपिक में भारत इस बार वो कमाल करके दिखाएगा जिसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की होगी। चलिए, बस अब बात कल्पना की हो रही है तो अगली खबर उसी कल्पना से जुड़ी हुई है। विपक्षियों की एक कल्पना थी कि शायद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में टूट फूट होने वाली है। ये सब कुछ इसलिए विपक्षियों की तरफ से कहा जा रहा था क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी जिस नतीजे की उम्मीद कर रही थी, अपेक्षाकृत वो नतीजे सामने नहीं आए। खासतौर से समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बूस्ट किया, जो नंबर गेन किए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि अब की बार स्थिति बदल रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। लेकिन इन तमाम अटकलों पर, विपक्ष के इन तमाम नेगेटिव नैरेटिव पर, उस परसेप्शन पर विराम लगाते हुए आला कमान
सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के लिए अगर कोई उपयोगी है तो वो योगी ही है और 2027 का जो चुनाव होगा वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल आज दिन भर चर्चाओं का केंद्र बनती रही, देखते हैं हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में। चुनाव के बाद से यूपी बीजेपी में खींचतान मची हुई है। चुनाव परिणाम आने के बाद जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाई तब दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक में तो जैसे मौर्य ने बिगुल ही फूंक दिया। मामला दिल्ली तक पहुंचा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी के दरबार तक बात पहुंची, पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं दिखा। दिल्ली के दखल के बाद भी दोनों डिप्टी सीएम कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ रहे जिससे योगी आदित्यनाथ के सम्मान को ठेस न लगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं बैठकों में उप मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। इसी बीच सीएम योगी से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। उधर बीजेपी के अंतर्कलह के चलते विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया। दो दलों के बड़े नेताओं के बीच एक्स वार शुरू हो गया है। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी। केशव को सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर भी दे चुके अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस दिया। अखिलेश ने एक बयान में कहा कि ये तो कुछ मामले खुल रहे हैं और खुल इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ लोग मोहरा बन गए। केशव का बिना नाम लिए कहा वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अखिलेश के इस बयान पर केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर जवाबी हमला किया, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बता दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि कांग्रेस के मोहरा सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 में पराजय सुनिश्चित देखकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से वो गुब्बारे की तरफ फूल गए। उन्हें 2014, 17, 19 और 2022 में सपा की पराजय याद रखनी चाहिए। केशव ने दावे के साथ कहा कि 2027 में 2017 दोहराएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की इसी सियासी हलचल के बीच दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बीजेपी की दिल्ली में बैठक ऐसे समय में हुई जब यूपी में बीजेपी के कई नेताओं में तथाकथित आंतरिक कलह चल रही है। इस बैठक से पहले एक बड़ी खबर भी सामने आई। यूपी में परोक्ष बगावत करने वाले धड़े को बड़ा झटका लगा। सूत्रों की माने तो यूपी के उप मुख्यमंत्रियों के व्यवहार से हाईकमान नाखुश है। सीएम योगी की बैठकों में उप मुख्यमंत्रियों के शामिल नहीं होने से हाईकमान नाराज बताया जा रहा है। इन बैठकों में गैर हाजिरी को हाईकमान अनुशासनहीनता मान रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के मंडल वाइज सांसदों और विधायकों की बैठक कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी की इन बैठकों में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होने नहीं पहुंचे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी की सियासी हलचल में सीएम योगी को पद से हटाने की चर्चा को खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि राज्य में सीएम को बदले जाने की कोई चर्चा या बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आए, लेकिन अब हम पूरी तैयारी के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी थे, योगी ही उपयोगी हैं और योगी ही उपयोगी रहेंगे, क्योंकि योगी का मतलब है क्राइम रेट 0 और विकास की गारंटी। और इसीलिए जब हमने आपके सामने आज का पोल सवाल रखा तो देखिए, हमने आपसे पूछा था कि यूपी के लिए योगी उपयोगी हैं। आप में से 94% 94% लोग ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी हैं। हालांकि 6% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब जनमत में बात कर लेते हैं उस विरासत की जो विश्व धरोहर में लगातार शामिल हो रही है। बात उत्तर पूर्वी राज्य असम की कर रहे हैं, जिसके मोइदम में अहोम राजवंश के टीले वाले कब्रिस्तान के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया। दरअसल असम के चराईदेव मोइदम को 26 जुलाई को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। कल्चरल कैटेगरी में शुमार मोइदम भारत की 43वीं हेरिटेज साइट है। इसकी घोषणा दिल्ली में चल
चल रहे वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल के 46वें सेशन में की गई थी। और इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात प्रसारण के दौरान मोइदम की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल होने का जिक्र करते हुए स्पष्ट कर दिया कि हमारा देश विरासत का, परंपरा का, धरोहरों का देश है। जांच 3 कैटेगरी के अनुसार की जाएगी। इनमें प्राकृतिक, मिश्रित और सांस्कृतिक धरोहरें शामिल हैं। बता दें कि असम पर ताई अहोम राजवंश ने 700 साल शासन किया था। 1228 और 1826 के बीच लगभग 6 साल के सामान के साथ दफनाते, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति अपना ली। इस प्रथा के बाद चराई देव में दाह संस्कार की गई हड्डियां और राख को मोइदम में दफना दिया गया। बहरहाल यूनेस्को ने असम में अहोम राजवंश के मोइदम्स को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने का फैसला लिया गया है। भारत सरकार पिछले 10 साल से इसे विरासत सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोइदम्स के विश्व विरासत घोषित होने पर खुशी जताई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत का आभार जताया है। सुदर्शन न्यूज के लिए निम्न सिन्हा की रिपोर्ट। चराई दोई मोइदम यानी वो मैदान जहां पर राजशाही उनकी कब्रें हैं, और इस जो शाही कब्रें हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखें तो 6 दशक तक अहोम राजवंश ने यहाँ पर उनका शासन था और इनका जो संपर्क था वो दक्षिण एशिया से ज़्यादा था। इसीलिए जब पूर्वोत्तर के इस राज्य में इस विरासत को धरोहरों की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील हो चुकी है, उसको एक बड़ा बल मिलेगा। क्योंकि खास तौर से दक्षिण एशिया के वो देश, वो चाहे थाईलैंड हो, चाहे वियतनाम हो, कंबोडिया हो, इन तमाम देशों से जो पर्यटन की स्थिति होगी वो इस तरफ बढ़ेगी, जिससे इस पूरे इलाके का खास विकास हो पाएगा। और इसीलिए हम आज महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हमने पूछा है आपसे कि भारतीय विरासतों की जो दुनिया है, जो भारतीय विरासत है, उनकी दुनिया में ख्याति बढ़ गई है। तो आप में से 95% लोग, 95% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भारतीय विरासतों की वजह से दुनिया में भारत की ख्याति बढ़ रही है, बल्कि 5% लोग ऐसे हैं जो इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हुए इजराइल की बात कर लेते हैं, जिसके मजदल शम्स इलाके पर लेबनानी आतंकवादी समूह ने रॉकेट से हमला किया। इस हमले में बच्चों समेत कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही साथ 29 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने इस हमले को हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद सबसे बड़ा हमला करार दिया है। इस्लामी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने पहले इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में बच्चों की मौत की खबर के बाद अपने स्टैंड से पलट गया। लेकिन इस पर इजराइल का रुख स्पष्ट है कि वो छेड़ने पर छोड़ता नहीं। ही स्पष्ट कर चुका है कि वो अपने राष्ट्रवाद के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आतंक से अंतिम लड़ाई तक युद्ध करता रहेगा, उसके खात्मे तक युद्ध होता रहेगा। और इसीलिए अब क्योंकि हमास ने एक बार फिर से ये बड़ा हमला किया है, इजराइल ने स्पष्टता से कह दिया है कि वो इसका बदला जल्द लेगा। हमने आपसे इसीलिए ये प्रश्न भी पूछा कि क्या इजराइल जल्द देगा इस हमले का मुंह तोड़ जवाब। तो आप में से 92% लोग, 92% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इजराइल जल्द इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि 8% लोग अभी इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए, एक तरफ तो इजराइल है जो आतंकियों से जूझ रहा है, दूसरी तरफ हमारा देश भारत है जो आतंकियों से सीमा पर तो हमारे प्रहरी वहां पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदर के जयचंद हैं उनसे भारत को जूझना पड़ रहा है हर मोर्चे पर। बात हम केरल की करने वाले हैं, वो केरल जहां की वामपंथी नीतियां हमेशा से विवादों का विषय रही हैं।
केरल इन दिनों अपने नए विवाद को लेकर सुर्खियों में है, जहां एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को श्रद्धांजलि देने की तैयारी थी। अब परवेज मुशर्रफ का नाम उन लोगों में शामिल था जिन्हें कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी जानी थी। दरअसल बीते शनिवार को केरल के अलप्पुझा में बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ यूनियन की स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया की कई नामचीन हस्तियों को श्रद्धांजलि भी दी जानी थी। इस लिस्ट में परवेज मुशर्रफ का नाम भी लिखा गया था और इसके बाद लंबा बड़ा विवाद शुरू हुआ। किस तरह से पाकिस्तानियों का सम्मान और भारत का अपमान किया जा रहा है केरल की वामपंथी सरकार के अंतर्गत, आइए देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तो तय करना होगा कि बॉर्डर पार नहीं, बॉर्डर के अंदर यानी देश के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें पहचान लीजिए, उन्हें समझ लीजिए, उनके मन की मंशा जान लीजिए और जब मन की मंशा जान लेंगे तो सही स्थिति में राष्ट्रवाद को समझ लेंगे। इसीलिए हमने आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। हमारे देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है केरल, लेकिन ये राज्य केरल किस तरीके से बेलगाम राष्ट्र विरोधियों शक्तियों की जद में आ चुका है, हमने यही सवाल आपसे पूछा तो आप भी यानी 85% जनता ये मान रही है कि बिल्कुल केरल में बेलगाम हो चुकी हैं राष्ट्र विरोधी शक्तियां, इसलिए बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि 15% लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से सहमत नजर नहीं आते हैं। और आइए इसी के साथ जनमत में एक छोटे से ब्रेक का समय हो रहा है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बात होगी मॉनसून की। मॉनसून यानी बारिश की, और बारिश इज इक्वल टू बाढ़ का कहर। कैसे इस और आइए आप बाढ़ और बारिश के कहर की भी बात कर लेते हैं। सबसे बुरा असर इन दिनों महाराष्ट्र में इसका देखने को मिल रहा है, जिसके कोल्हापुर जिले के कई शहरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से यहां की स्थिति खराब होती जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इलाका है जलमग्न हो चुका है। कोल्हापुर महाराष्ट्र डूबा नजर आ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि राहत का कार्य जारी तो है, लेकिन चुनौतियां बहुत है क्योंकि यहां पर बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से दिक्कतें ज्यादा हो रही है। पंचगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान यानी कि 43 फीट से बढ़कर 47.8 फीट तक पहुंच चुका है, जिस वजह से 40 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ प्रभावित स्थलों पर फंसे 34 लोगों को बचाव दल ने सुरक्षित निकाल लिया। कोल्हापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ के इस कहर के बीच एनडीआरएफ की 2 टीमें और फायर ब्रिगेड के जवान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों के बीच बचाव का अभियान निरंतर चला रहे हैं। जानकारी ये कह रही है कि रविवार को सुबह से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बांधों से पानी का विसर्ग पंचगंगा नदी में किए जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों के साथ ये उम्मीद करते हैं कि बाढ़ का कहर जल्द खत्म हो, बारिश आफत नहीं राहत बनकर आए, हमारे सामने एक अच्छी तस्वीर हो। इसी उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।